3401. Gander Center, this is American 49 Heavy. Go ahead, American 49. 11 सितंबर की सुबह हम पेरिस, फ्रांस से डैलिस वापस जा रहे थे। बहुत सुहाना दिन था। हमने नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर पहुंचकर कहा था कि ये दिन कितना अच्छा है। जिस वक्त हम अटलांटिक को पार कर रहे थे, हमारा रेडियो उस पर था जिसे हम एयरबोर्न कॉमन कहते हैं। वो एक जरिया होता है जिससे एयरक्राफ्ट आपस में बात कर सकते हैं और मौसम, हवा, टर्बुलेंस के अपडेट्स ले सकते हैं और जान सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर से कहना प्लीज। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लगी है। वो कॉमन फ्रीक्वेंसी पर था। वो वही एरिया है जहाँ पर हमने एयरप्लेन को देखा था। उस पर किसी की आवाज आई कि न्यूयॉर्क सिटी में एक टावर को एक प्लेन ने हिट कर दिया है। अटलांटिक इनबाउंड एयरक्राफ्ट, दिस इज यूएस एयरवेज 27। हमें डिस्पैच से मैसेज मिल रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक प्लेन ने हिट किया है। ओके। उस वक्त हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये बहुत सीरियस बात है। हमने उसके बारे में बात की और हमें लगा कोई छोटा सा प्लेन होगा और फिर उसके लगभग 20 मिनट बाद एक और मैसेज एक और मैसेज आया कि एक टावर से एक और एयरक्राफ्ट टकराया है और मिलिट्री में मेरे अनुभव से मुझे लगा कि वो एक पूरी तैयारी के साथ किया हुआ हमला है। अचानक ही हमें कुछ प्लेन्स वापस मुड़ते हुए 180 डिग्री पर घूमते हुए नजर आए, जो कभी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रैक्स डायरेक्शनल हैं। वो वन वे हैं, उनमें कोई वापस नहीं मुड़ता। सुबह के 10:12 270 एयरक्राफ्ट्स यूरोप लौटने लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि बेवर्ली, क्यों ना हम वापस मुड़कर इन लोगों को वहीं छोड़ दें जहां से ये आए हैं। उन्होंने कहा कि आइडिया बुरा नहीं है, आप ये करना शुरू कर दीजिए। 224 एयरक्राफ्ट्स इतने आगे आ चुके हैं कि वापस नहीं जा सकते। जैसे ही मैंने रेडियो को पिक करना शुरू किया, हमने कॉमन पर सुना। हमने यूरोप लौटने के लिए कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, लेकिन हमें क्लियरेंस नहीं मिली। वो किसी रिवर्सल को अप्रूव नहीं कर रहे थे। मैं अपनी सीट पर सीधा बैठा और सोचने लगा। मुझे इसकी चिंता नहीं थी कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, जैसे कि एक हाईजैकिंग टाइप सिनेरियो। उस वक्त मेरा पूरा फोकस इस बात पर था कि मैं इस एयरक्राफ्ट को और लोगों को जमीन पर कैसे उतारूं। सुबह के 10:28 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नॉर्थ टावर गिर जाता है। Direct Gander to descent flight level 290, initially expect lower. गैंडर टावर में एक दिन में 7 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स लैंड करती हैं। 33,000 यात्रियों से भरी 224 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स इसी तरफ आ रही हैं। Continental 23 Heavy, Gander approach, descend and maintain 6000. Continental 23 Heavy. Continental 23 Heavy, cleared visual approach runway 21. Contact the tower at 128.6. गैंडर ATC एयर स्पेस को कंट्रोल करने में लगा है। बहरहाल ग्राउंड टावर को गैंडर के अपने टारमैक पर प्लेन्स को लैंड करना शुरू करना होगा। इस वक्त उन्हें नहीं मालूम कि वो कितने हैं। 2001 में मैं गैंडर टावर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम कर रहा था। मेरा काम उन्हें सुरक्षित जमीन पर उतारना था। कॉन्टिनेंटल 23 वो पहला प्लेन है जिसे गैंडर पे लैंड करना है। उस दिन मैं यहाँ खड़ा था और मैं सेंटर में लोगों से एस्टिमेट रिसीव कर रहा था। उस दिन अराइवल्स पर हम टावर से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। 6000 फीट पर आ जाओ। हम उन्हें रनवे से 10 से 13 किलोमीटर की दूरी पर टावर की तरफ मोड़ रहे थे। कॉन्टिनेंटल 023 Heavy, Gander Tower, runway 21 clear to land. Continental 23 Heavy, runway 21 clear to land. Continental 23 Heavy wind 320 at 3. आपको रनवे पर कम से कम टाइम रहना है और सबसे पहले टैक्सी वे पर पहुंचना है। ट्रैफिक ऑन फाइनल। और ट्रैफिक का एक लाइनअप आ रहा था करीब 16 किलोमीटर, 16 से 24 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां मुझे ट्रैफिक नजर आया था। उन एयरप्लेन्स को बिना किसी घटना के नीचे उतारना आसान काम नहीं था। नॉर्थ अमेरिकन पैसेंजर्स जानते थे कि ये क्राइसिस है। उन्हें पता था कि उन्हें जमीन पर उतरना है। वो फालतू बातों या कुछ समझाने का समय नहीं था। प्लेन्स आपस में 12.8 किलोमीटर की दूरी के साथ आगे बढ़ रही हैं। 7 एयरपोर्ट्स पर हर 5 मिनट के बाद एक प्लेन लैंड करेगा।
हम इन सारे एयरक्राफ्ट्स को कहाँ रखेंगे, हम उन सारे लोगों को कहाँ रखेंगे, पर उस वक्त सबसे बड़ा मकसद उन प्लेन्स को किसी तरह से ज़मीन पर उतारना था। ये सोचना था कि उसके लिए रनवे को, टैक्सीवेज को, पेवमेंट के हर हिस्से को किस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि प्लेन्स का उतरना जारी रहे। हम नहीं चाहते थे कि कोई रनवे पर रुके, हम नहीं चाहते थे कि कोई टैक्सीवेज पर खड़ा हो, क्योंकि उससे आगे का पूरा सिस्टम खराब होगा। मैं यहाँ था, एयरक्राफ्ट को देख रहा था और ज़रूरत के मुताबिक टैक्सी इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहा था कि उन्हें कहाँ पार्क करना है। आमतौर पर इस साइज के एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पार्किंग असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, पर जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 11 सितंबर को पार्किंग असाइनमेंट सबसे ज़्यादा अहम हो गई थी। नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि जब कोई एयरक्राफ्ट आता है, ग्राउंड क्रू उसकी जगह पहले से मार्क करके रखता है। उस दिन क्योंकि ग्राउंड क्रू को पता नहीं था कि एयरक्राफ्ट कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा, सुनो, आपको एयरक्राफ्ट को जहाँ भेजना है भेजो, आगे हम संभाल लेंगे। एयर कनाडा 849 give way to Delta 767. Taxi via Alpha to apron monitor ground 121.9. मैं उसी वक्त प्लान बनाता गया। उन्होंने फ्रीक्वेंसी पर लिसनिंग वॉच को मेंटेन किया और मैं उन्हें बताता रहा कि किस एयरक्राफ्ट को कहाँ ले जाना है। जमीन पर उतरते ही वो सवाल पूछने लगे, आप बता सकते हैं क्या हो रहा है? और मेरा जवाब ये था कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है, पर ये एक बहुत भयानक घटना है। हमारे लैंड करने के बाद कैप्टन बैलेट पीए पर आए और उन्होंने अनाउंस किया कि यूनाइटेड स्टेट्स में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कुछ प्लेन्स को इमारतों में दे मारा है। और ये बहुत बड़ा झटका था और यकीन मानिए मैं बहुत गुस्से में था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारे प्लेन पे कौन है, कहीं कोई सस्पेक्ट तो नहीं, कहीं कोई टेररिस्ट से जुड़ा हुआ इंसान तो नहीं। मुझे नहीं पता था। सुबह के 10:45 गैंडर में 7 एयरपोर्ट्स पर 40 प्लेन्स उतर चुके हैं और हर 5 मिनट के बाद इन एयरपोर्ट्स पर एक प्लेन लैंड करेगा। जब हमने सुना कि पूरी यूएस एयर स्पेस बंद हो चुकी है, हम समझ गए कि हमें कनाडा में कहीं जाना होगा। वहाँ के किसी शहर में, जैसे मॉन्ट्रियल, टोरंटो, एडमॉन्टन, कैलगरी। इतना फ्यूल था कि हम कनाडा में कहीं भी जा सकते थे। अमेरिकन 49 मैं आपको लैंड करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। आपके ऑप्शंस गैंडर या सेंट जॉन्स हैं। मैंने कहा, बेवर्ली, क्यों ना हम उड़ान को जारी रखते हुए एडमंटन चलें? हमारे पास बहुत सारा फ्यूल है और एक बार फिर रिफ्यूल करने के बाद जब वो एयर स्पेस खोल देंगे, सीधे साउथ में घर चले जाएंगे। गैंडर सेंटर, अमेरिकन 49 हैवी। गैंडर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी फ्लाइट को एडमंटन ले जाएं? मैंने उनसे पूछा कि क्या हम एडमंटन की तरफ बढ़ना जारी रख सकते हैं। आमतौर पर जब हम डाइवर्ट करते हैं तो डाइवर्ट एयरपोर्ट को कैप्टन चुनता है, लेकिन वो दिन कुछ अलग ही था। नो, आई एम सॉरी, आप समझ नहीं रहे हैं। अमेरिकन 49, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपको लैंड करने के लिए कहा गया है। मैं 60 सेकंड बाद वापस आऊंगा। तब तक फैसला नहीं लिया तो मुझे फैसला करना पड़ेगा। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। वो गैंडर में लैंड करने का ऑर्डर था। आमतौर पर हमें कहीं लैंड करने का ऑर्डर नहीं दिया जाता, पर उस दिन दिया गया। टावर में उन एयरप्लेन्स की पार्किंग को लेकर इश्यूज सामने आ रहे थे, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। जैसे हम 2 और ला सकते हैं, एक प्लेन और आ जाएगा। और मैं फोन पर टावर से पूछ रहा था कि हम कितने और प्लेन्स ला सकते हैं। आप कितने और संभाल सकते हैं? पता नहीं, चेक करके बताता हूँ। 3, वहाँ और कितने आ सकते हैं? अगर रनवे खोल देंगे तो 15 और 15। टावर के साथ लगातार बातचीत हो रही थी। हम टावर के साथ फोन पर थे, साथ ही साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे हाई लेवल एयर स्पेस से आने वाले प्लेन से। दूसरे टावर से बात कर रहे थे कि आप और कितने ले सकते हैं। वो बहुत ही अजीब वक्त था। हाँ, आपने सही सुना है, इस वक्त अमेरिकन एयर स्पेस बंद है। लफ्थांसा 416 आपको गैंडर में लैंड करना है। नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। न्यूयॉर्क में हालत गंभीर है और यूएस एयर स्पेस बंद है। तो रनवे 21 वो रनवे था जिस पर डाइवर्ट किए जा रहे सब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे थे। रनवे 21 वहाँ उस डायरेक्शन में जाता है। सब इस डायरेक्शन में लैंड करते थे। टैक्सीवे अल्फा पर राइट टर्न लेते थे रनवे 21 के लगभग आखिर में, और फिर मेन एप्रन की तरफ वापस आते थे। रनवे 21 के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके आखिर के 1500 फुट में कोई टर्न नहीं था। आपको पहले टर्न ऑफ के लिए
यू टर्न लेके वापस आना पड़ता था और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। सुबह के 11:07 TWA 819 रनवे 21 पर लैंड करता है। उस रनवे को जल्दी से जल्दी क्लियर करना बहुत जरूरी है। एयरक्राफ्ट जल्दी से टैक्सीवे पर चले जाने चाहिए क्योंकि ठीक आपके पीछे आपका दोस्त आ रहा है। हम एयरक्राफ्ट के बीच काफी स्पेस बना रहे थे ताकि अगला एयरक्राफ्ट लैंड करने से पहले पिछले रनवे से हट चुका हो, पर इस खास मामले में शायद कोई थोड़ा सा स्लो था। Sabina 539 Gander Tower. Follow 747 1 mile final. सुबह के 11:11 सबीना 539 लैंडिंग के लिए तैयार है। TWA 819 अभी भी रनवे पर है। क्योंकि उसने रनवे से हटने में देर कर दी, वो सबीना की सेफ लैंडिंग के लिए रनवे को क्लियर नहीं कर पाए। सबीना रनवे की तरफ बढ़ रहा था, बहुत गर्म, बहुत भारी। अगर रनवे क्लियर नहीं है तो लैंडिंग कैसे होगी? ओह, हम बहुत नजदीक हैं। सबीना 539 की अभी लैंडिंग नहीं होगी। ऊपर जाओ और 3000 फुट मेंटेन करो। सबीना 539 radar identified. Maintain 5000. Turn right heading 180. सुबह के 11:45 120 प्लेन लैंड हो चुके हैं। 104 अभी भी हवा में हैं। हमारे पास कोई खास प्लान नहीं था, टाइम ही नहीं था। बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा था, उसे कैसे भी बस संभालना था। जिससे जो भी हो पा रहा था वो करने की कोशिश कर रहा था। आप 7.7 एंड एट 22 की हाइट पर आइए। वहाँ टेंशन बढ़ती जा रही थी। सब लैंड करना चाहते थे, पायलट्स लैंड करना चाहते थे। उनमें से कुछ पायलट्स की आवाज में मैंने खौफ देखा। उनके मन में ये शक था कि कहीं उनके प्लेन में कोई आतंकवादी तो नहीं है। सुबह के 11:50 हमला हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। अमेरिकन एयर स्पेस को बंद हुए 2 घंटे हो चुके हैं। गैंडर कंट्रोलर्स 120 प्लेन्स को लैंड करा चुके हैं, पर 104 अभी भी बाकी हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उस सारे ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लफ्तांसा 446 एस्टिमेटिंग 1456, इसलिए हम बहुत सारी वॉइस कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। वो बोलकर बताने का पुराना तरीका कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ है। टावर कंट्रोलर और गैंडर सेंटर में मौजूद कंट्रोलर्स की समझदारी और सूझबूझ से सब सही चल रहा था। तो हमें पता चल रहा था कि एयरक्राफ्ट किस सीक्वेंस में आ रहे हैं। मुझे याद है वो दिन बहुत ही मुश्किल था। सुबह के 11:55 प्लेन्स को गैंडर में लैंड करवाना है। जल्दी से सबको लाइन में लेकर के आओ। गैंडर और सेंट जॉन्स एयर फ्रांस 004